अवाम का बड़ा मसला करप्शन नहीं महंगाई। गैलप पाकिस्तान सर्वे में इमरान खान का बयानिया पीछे चला गया। 51% अफराद का नून लीग हुकूमत को बेहतर करार देना मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर से शुरू होने वाली डॉक्टरों की हड़ताल दीगर बड़े अस्पतालों तक फैल गई। गरीब मरीज रुल रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात खेल रही है। और पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्वर जमील नक्श इंतकाल कर गए। मुसव्वरी का जदीद और मुनफरिद बाब बंद हो गया। देख रहे हैं जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला और हुमा के साथ। भाई जमील नक्श साहब की अगर आपके पास कोई पेंटिंग है ना, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके पास उनकी कलेक्शन में से कुछ है तो आप हमें जरा तस्वीर लेके उसकी भेजिएगा, क्योंकि एज ए ट्रिब्यूट टू ऑफ कोर्स जमील नक्श साहब। और क्या आर्टिस्ट ऑफ द लेवल, मतलब एक होता है कि ऑफ कोर्स सारे अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल पिनिकल टॉप की पोजीशन पे पहुंचते हैं। एंड ही वाज 80 years old एंड अ लाइफ फुल ऑफ बॉडी ऑफ वर्क। उनका अगर आप पूरी दुनिया में ही देखें तो क्या ही बात है। सो इफ़ यू हैव एनी पेंटिंग ऑफ हिज तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर उसकी तस्वीर भेजें। लेकिन अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान का मसला नंबर 1 करप्शन को नहीं बल्कि महंगाई को मानती है। इसका हम शुरू में जिक्र भी कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के बयानिए को धचका लगा है इस बात से। इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। गैलप के ताज़ा तरीन सर्वे में अवाम की अक्सरियत ने मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को गुज़िश्ता हुकूमत से बदतर करार दिया है। और इक़्तिसादी मैदान में नून लीग का पल्लड़ा भारी है। आपको बताएं कि 51% शहरी जो हैं वो आज भी नून लीग की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते नजर आए हैं। बहुत कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर गवर्नमेंट 1% से भी पीछे रहना या 50-50 का भी होना है, फॉर दैट मैटर ज़रा ताज्जुब की बात होनी चाहिए थी। अपोजिशन जमातें सूरत हाल में फट पड़ी हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। पिछले 9 माह में पाकिस्तान की तरक्की आधी और महंगाई में 3 गुना इजाफा हुआ। 8 लाख लोग बेरोजगार हुए। 36,000 बिलियन कर्जा लिया गया। 16 बिलियन यौमिया कर्जा लिया जा रहा है। और ये इतने नालायक हैं कि पाकिस्तान और IMF के मुआहदे के लिए इनको IMF की टीम को भर्ती करना पड़ा। और 5 दिन पहले जो IMF के साथ मुआहदा कामयाब हुआ है, उसका बोझ पाकिस्तान की आवाम को आज बर्दाश्त करना पड़ेगा। और 9 माह की महंगाई के तूफान में और भी ज्यादा इजाफा होगा। गैस और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बजट के अंदर बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, गैस की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। यानी आम आदमी के लिए, मेहनत कश और लोअर मिडिल क्लास के लिए रहना, जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। और आपको बताएं कि आसिफ जरदारी तो गुज़िश्ता दिनों हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इशारा दे चुके हैं। अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की हिदायत जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का लाहे अमल तलब कर लिया है। और इसके लिए अपोजिशन जमातों से भी राब्ते की हिदायत की जा रही है। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा कर ले। अगर वो समझते हैं कि एहतजाज से मुल्क का फ़ायदा होता है तो बजा करके देख लें। मुझे याद है जब वो हुकूमत में थे तो वो आए दिन उनके वुज़रा ये बयान दिया करते थे कि एहतजाज करने से, धरने करने से आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। तब पीपल्स पार्टी के दोस्त भी ये कहा करते थे। अब उनकी अगर सोच में कोई तब्दीली आई है तो उसका हक है, तब्दीली का उनको हक है। वो ईद के बाद अपना शौक पूरा कर लें। इमरान खान और उनकी जमात करप्शन मिटाने के नारे पर हुकूमत में आई थी। अब तक करप्शन का तो कुछ पता नहीं चला कि मिट्टी की नहीं मिट्टी, लेकिन महंगाई में लगातार इजाफे ने आवाम को मुसलसल परेशान कर रखा है। रहनुमा PTI सदाकत अली अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब, गैलप पाकिस्तान का सर्वे बताता है कि आवाम की अक्सरियत इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई को समझती है। तो करप्शन इसमें थोड़ा सा बैक सीट ले लिया है। तहरीक इंसाफ तो हमेशा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन को कहती रही है। तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा कुछ सेटबैक, कुछ धचका लगा है? देखें जी, मसला महंगाई ही है। आवाम को तो महंगाई की सूरत में ये मसला एहसास का होता है।
लेकिन करप्शन उसकी वजह है। अगर आज कोई महंगाई है तो उस महंगाई के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बेदरेक कर्ज़े लिए गए और उन कर्ज़ों को मिसयूज़ किया गया। तो लिहाजा आवाम को भी समझ है और गैलप सर्वे भी यही है। अगर आप जो सवाल किया आपने कि जी सबसे बड़ा आवाम का मसला क्या है, आवाम का सबसे बड़ा मसला वाकई महंगाई है। मुल्क की मईशत का सही तरह से ना चलना है, मुल्क की मईशत का दबाव में होना है, आपके जो डॉलर है उसका रेट बढ़ना है। इन तमाम की वजह अगर देखा जाए तो मिस गवर्नेंस और करप्शन ही है। लिहाजा ये हमारे बयानिए के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। मुख्तलिफ। अच्छा बासी साहब, एंटी करप्शन के बयानियों को कुछ ठेस तो इस तरह भी पहुंची होगी कि अब तक तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में किसी एक पर भी एक पाई की भी करप्शन साबित नहीं कर सकी है। एक धेला साबित करना तो दूर, एक धेला रिकवर नहीं कर पाए हैं। माशाल्लाह पैसे वापस लाने थे बहुत से बाहर से भी। आप नहीं समझते कि नैब की परफॉर्मेंस भी हुकूमत के इमेज को मुतासर कर रही है? देखिए, नैब हुकूमत का हिस्सा नहीं है। नैब एक ऑटोनमस इदारा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन है। वो हुकूमत उसकी कारकर्दगी को ना चेक कर सकती है, ना मॉनिटर कर सकती है, ना बढ़ा सकती है, ना घटा सकती है। लिहाजा नैब जो कुछ भी कर रहा है वो अपने ओन पे कर रहा है। पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई अभी तक केस जो है वो उस तरह टेकअप नहीं हुआ। ये सारे केसेस पिछली हुकूमतों के पिछले दौरों के रिकवर करना और जल्दी रिकवर करना नैब आपका कानूनी प्रोसेसेस हैं और वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हर मुल्ज़म को अपनी सफाई का पूरा मौका मिलता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर में इतनी प्रोसेस होते हैं कि जिसकी वजह से ये काम लेट है। लेकिन ये देर आए तो दुरुस्त आयत वाली बात है कि आप देखेंगे कि लोग एक्सपोज भी हो गए हैं बुरी तरह और आपको करप्शन के केसेस के लॉजिकल एंड की तरफ भी जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब उनको सज़ा हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं, दीगर लोग केसेस भुगत रहे हैं। तो ये कहना कि केसेस आगे नहीं गए, ऐसी बात नहीं है। केसेस अपने रूटीन पे हैं, सज़ा होने में टाइम लगता है और पाकिस्तानी जो एक लीगल जुडिशल सिस्टम है उसमें ये खामियाँ हैं कि ये बहुत केसेस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने में बहुत देर लग जाती है। धामरा साहब, आपने अपनी तरह से वजूहात एक्सप्लेन किए हैं। बिल्कुल, उन्होंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा नैरेटिव भी चेंज होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली अगर हुकूमत की बात करें तो वो हमेशा करप्शन का ही, अब पिछली हुकूमत को गए हुए भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, लेकिन करप्शन की हमेशा बात हो रही होती है। मे बी द नैरेटिव नीड्स टू चेंज। इट्स नाउ नॉट करप्शन, इट्स रियली महंगाई। पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्विर जमील नक्श इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में जदीद और मुनफरिद अंदाज की मुसव्वरी का एक दौर था जो ख़त्म हुआ है। 80 साला जमील नक्श को 4 रोज़ पहले लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में इलाज की गर्ज से ले जाया गया, जहाँ वो दौराने इलाज चल बसे। जमील नक्श क़याम पाकिस्तान से पहले एक्चुअली 1939 में 1939 में भारत के शहर किराना में पैदा हुए थे और पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने उस्ताद हाजी शरीफ से मिनिएचर मुसव्वरी की तरबियत ली। मुसव्वरी की ख़ास बात अगर आप देखें, सामने आपके है भी, तो औरत और कबूतर का एक एनालॉजी आप समझ लें, कंपैरिजन हमेशा होता था। और उन्होंने इस्लामी खत्ताती में भी अपनी अलग पहचान बनाई। जमील नक्श को हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2009 यानी 10 साल पहले सितारा इम्तियाज से नवाजा। मारूफ मुसव्विर शाहिद रसाम से बात करेंगे, इनके काम के भी बारे में और इनकी ज़िंदगी के भी बारे में। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने वक्त दिया। शाहिद साहब, जमील नक्श पाकिस्तान के ज़ाहिर है चोटी के मायानास मुसव्विरों में से एक थे। इनके फ़न में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी निगाह में, आपकी नज़र में ऐसी क्या बात थी जो इनको दूसरों से मुमताज़ करती थी? आज जमील साहब के जाने से एक वाकई जो फ़ज़ा है वो काफ़ी सोगवार है। वो एक बिलाशुबा एक बड़े पेंटर थे और उन्होंने 60 साल तक जिस तरह से पेंट, तो वो उनका एक अपनी मिसाल आलाप भी बहुत कमिटमेंट के साथ सारी दुनिया चीज़ें और तमाम चीज़ें छोड़ के वो सिर्फ आर्ट की दुनिया में मगन रहे। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि वो उनकी क्या मुनफरिद बात थी, तो उनका जो अपना स्टाइल था वो बहुत ही एक मुनफरिद अंदाज़ था उनके काम का। फिर वो ही वॉज अ हाईली रोमांटिक पेंटर। जो उनके मौज़ूआत थे, कबूतर, औरत, घोड़ा, उसी के अंदर वो हुस्न तलाश।
तराशते रहते थे और उसी को उन्होंने पेंट किया और उसी के अंदर से ज़िंदगी की नई नई छुपी हुई जहतें उन्होंने दरियाफ्त की। अच्छा रसाम साहब, हमारे यहाँ भी और वैसे भी अगर आप जनरली देखा जाए तो एक रिवाज है कि फ़नकार को उसकी ज़िंदगी में वो पज़ीराई नहीं मिलती जिसका वो मुस्तहिक होता है, मौत के बाद ही याद किया जाता है उसे। तो जमील नक्श साहब हालांकि तो वर्ल्ड ओवर वो फेमस हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि जमील नक्श साहब उन चंद खुशनसीब और बड़े लोगों में से थे जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सराहे गए और बहुत ही अब उनकी पेंटिंग्स कई लाख डॉलर की और बिकती हैं। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात है उनकी स्ट्रगल की, और तो हर आर्टिस्ट को एक स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, जो नक्श साहब ने भी की थी कि अपना कैरियर एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट के उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जो उसमें बहुत ही कमाल की बात है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी सक्सेस, कामयाबी भी देखी और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने उनके जाने के बाद उनको सराहा जाएगा। शाहिद साहब लास्टली ये बताइएगा कि सादकीन हो गए या उसी पाए के और नाम हम उठा लें, अहमद परवेज़, शाहिद सज्जाद और उनके दौर के जमील नक्श साहब भी थे, अब आपको उस पाए का कोई और मुसव्विर पाकिस्तान में नज़र आता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ये सब अपनी मिसाल आप थे और अपने उसके अंदर बिल्कुल यकता और नुमाया थे, इसीलिए ये इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी और इनका काम हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। रही बात जिस क्लास की आप बात कर रही हैं, तो वो क्लास के लोग तो मेरे ख़्याल से बनना भी बंद हो गए, पैदा होने भी बंद हो गए हैं। और जिस तेज़ी से ख़ासकर हमारी सोसाइटी में खला पैदा हुआ है और लोग गए हैं, और पीछे से जो आने वाले जो दूसरे लोग हैं वो उसको उस तरह से फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो वो बड़ी एक अफसोसनाक बात है। वो चूँकि एक पूरी सोसाइटी का ही डिक्लाइन है, तो उसमें आर्ट हो या दूसरे शोबे हैं वो भी उस तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं। यहाँ पे तो मुझे जमाल सानी का एक शेर याद आ रहा है, वो सुनाना चाहूँगा कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना होते। बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ मुसव्विर शाहिद रस्साम हमसे बात कर रहे थे और जमील नक्श साहब को याद कर रहे थे। पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्विर जमील नक्श के बेटे सेजान नक्श और सोबिया उनकी बहू, उनसे हमारे ब्यूरो चीफ लंदन मुर्तज़ा अली शाह ने कुछ ख़ुसूसी गुफ्तगू की, आपको दिखाना चाहते हैं। शुरू ज़माना पाकिस्तानी आर्टिस्ट जमील नक्श पिछले 15 साल से लंदन में क़याम पज़ीर थे। वो अब अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके बेटे और बहू मौजूद हैं जो लंदन आए हैं ख़ास तौर पर, और कराची में वो जमील नक्श म्यूज़ियम भी चलाते हैं। हम उनसे बात करते हैं जमील नक्श साहब की जो ज़िंदगी के जो आखिरी दिन थे उस हवाले से, और उनका जो एज़ अ फैमिली वो कैसे देखते हैं कि इतने बड़े इंसान जो अब वफ़ात पा गए हैं। जनाब, अगर आप बताना पसंद करेंगे वो कितना अर्सा, वो तकरीबन 15 साल से लंदन में क़याम पज़ीर थे। उनको नमूनिया हुआ था एंड ही वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड फॉर दैट रीज़न, और फिर वो एग्रीवेट होता चला गया एंड दैट बिकेम द मेजर कॉज ऑफ हिज डेथ एज वेल। ही वाज अ मल्टी डायमेंशनल मैन, इक्वली अ फैमिली मैन, अ ग्रेट आर्टिस्ट। एंड अगर मैं उसको इस तरह से कहूँ कि उनके लाइफ के बहुत से पहलू थे, फैमिली के साथ से भी उतने ही अटैच थे, अपने काम के साथ भी वो he was born to do this, and still at this age, you know, he died at the age of 80, so still he used to work 12 to 14 hours every day. He used to get up 4 in the morning, and all the time what we have seen since our childhood, we have always found him in the studio with paints, with his colors, with his paintings. So all his life was being surrounded by the things which he was born to do. तो उनके आर्ट्स को आप कैसे देखती हैं कि वो कितना बड़ा एक उनका वो आर्ट्स के हवाले से कंट्रीब्यूशन था? जमील नक्श ने अपनी सारी ज़िंदगी आर्ट को दी, और आज एक बहुत बड़ा आर्ट का हमारे मुल्क का नुकसान हुआ है। हमने जमील नक्श नहीं खोया, हमने पूरा एक एरा ख़त्म हो गया है। और ये आदमी, ऐसा आदमी अब दोबारा पैदा नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने आर्ट के लिए सिर्फ वक्फ़ कर दी थी, ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। हम लोग सब बहुत इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस वक्त में हमें अपनी नेक ख्वाहिशें, दुआएं हम सब के साथ
शेयर की, भेजी, और अभी भी वो उन्होंने वो हमारे साथ हैं। भाई अनबिलीवेबल बॉडी ऑफ वर्क है इनका, और जाहिर है कि ये काम तो हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। ऑल्दो जमील साहब अब दुनिया में नहीं रहे हैं, कल देखेंगे। तो उसने यही होना था, मैड ही होना था, उसका बाप भी मैड था, मैड किंग था। हाँ, मूविंग ऑन। अच्छा जी, एक और मसला अब ये क्यों हो रहा है, और हमने आपको बड़ी डिटेल में कल बताया था, लेकिन उसका फॉलो अप क्या है ये भी आपको बताएं कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में झगड़े के बाद सूबे में डॉक्टरों की हड़ताल ने सूबे में सेहत का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दरहम भरम कर दिया है, और डॉक्टर हजरात कम अज़ कम अस्पतालों में रुलते गरीब मरीज़ों का ही ख्याल कर लें, लेकिन नहीं, कोई ख्याल नहीं है। पेशावर के 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला से आने वाले मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जनरल बॉडी मीटिंग की, मुतालबा किया कि वज़ीर सेहत डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह और डॉक्टर नौशेरमा बरकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और दूसरी जानिब सूबाई सेक्रेटरी सेहत ने डॉक्टरों को मुज़ाकरात के लिए आज बुला लिया है, लेकिन हुकूमत का ये भी कहना है कि एहतजाज ख़त्म न किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। जो कुछ हुआ वो उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं जो डॉक्टर साहिबाने मैं उनसे अपील करूँगा कि आपके तमाम डिमांड्स हमने मान ली। अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे आ रहे हैं कि हमने पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं माननी, तो इस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गरीबों को हम सफ़र नहीं होने देंगे। अगर किसी ने सियासत करनी है तो इस्तीफ़ा दे के सियासत के मैदान में आ जाए। जिसने हड़ताल कर दी होकर हम ज़बरदस्ती नहीं लाएंगे उनको, लेकिन ये हक किसी को नहीं दे सकते कि कोई OPD करना चाहे और उससे कहें कि जी आप नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर्स काउंसिल के मुताबिक अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात ना माने तो वो दूसरे मरहले में निजी क्लिनिक्स भी बंद कर देंगे, यानी मरीजों का क्या होगा इसकी दरअसल कोई फिक्र नहीं है डॉक्टर्स को। बिल्कुल जी। अच्छा, अभी हम इस पर बात भी करते हैं, पूछते हैं कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। यानी कन्वीनियर KP डॉक्टर्स काउंसिल डॉक्टर आलमगीर खान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, झगड़ा क्यों हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी, ये तो एक तरफ रोक दें इस बात को, लेकिन क्या हर मसले का जवाब हड़ताल ही रह गया है? ऑब्वियसली मरीजों का भी तो ख्याल होना चाहिए डॉक्टर्स को। देखिए, मैं ख़ुद समझता हूँ कि डॉक्टर एक इस तरह का प्रोफेशन नहीं है कि ये हर किसी को मिल जाए। ये सिलेक्टेड लोगों को अल्लाह देता है, और सबसे ज़्यादा एहसास भी मरीज़ का, हस्पताल का, सेहत का इन लोगों को होता है। हमें बहुत ज़्यादा एहसास है, हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी है, लेकिन एज ए डॉक्टर ना हमारे पास कोई डंडा है, ना हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर की तरह गार्ड्स हैं, और ना हमारे साथ कोई और रास्ता है। इसीलिए हमने हस्पतालों में हड़ताल की है, और हड़ताल भी इस की है कि हमने सिर्फ इलेक्टेड सर्विसेज को बंद किया है। इलेक्टेड सर्विसेज का मतलब ये है कि इमरजेंसी में हम कवरेज दे रहे हैं। हमने अपने डॉक्टर्स को बताया है कि एक्सटेंडेड कवरेज दे, इस तरह का कि अगर OPD का भी कोई मरीज़ इस तरह थोड़ा सा भी सीरियस हो तो उसको इमरजेंसी के थ्रू अस्पताल में एडमिट कराइएगा। ICUs ओपन है, CCUs ओपन है, डायलिसिस काम कर रही है, जितनी भी जिस तरह की इमरजेंसी शोबे है हमने अपनी सर्विसेज वहाँ बहाल की हुई है। और ये जो इलेक्टेड सर्विसेज में बायकाट है ये हमारी एक मजबूरी। ये बताइएगा कि कुछ तो वक्ती टेम्परेरी एज एन शॉर्ट टर्म गोल्स हैं आप लोगों के, वक्ती मुतालबात है, लेकिन कुछ ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म है। ऐसी क्या बात है, इस वक्त हम सिर्फ मरीजों की भलाई की बात करने की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है जो आपकी फौरी मान ली जाए तो अगले चंद हफ्ते कम से कम आप लोग हड़ताल ना करें, कोई सोल्यूशन तो निकालने की कोशिश करें ना। में सबसे जो टॉप पे हमारा जो मुतालबा है वो ये है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं वो नहायत ही इनकम्पिटेंस उन्होंने शो की है, उन्हें कानून की दजिया उड़ाई है। इस तरह के हेल्थ मिनिस्टर्स अगर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में रहेंगे तो इस तरह की हेल्थ डिपार्टमेंट आगे नहीं जाएगा, ये कोई तरक्की नहीं होगी इस डिपार्टमेंट में। तो इस हेल्थ मिनिस्टर को हमारा उनके साथ कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत चाहे तो उनको कोई और मिनिस्ट्री दे दें, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारा उनके साथ जाना मुश्किल है, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर साहब को वहाँ से हटाया जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है, ये जो ऐसे और जो हमारा जियाउद्दीन साहब है उनको सेटिस्फाई करना गवर्नमेंट का काम है। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे हमारी कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी। हमारा दूसरा मुतालबा जो है वो ये है कि ये जो DSP है, जिन्होंने जो इंडिपेंडेंट पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स पे हाथ उठाया है, अपने ही घर के अंदर बुला के, अपने ही स्टेशन के अंदर बुला
बुला के, तो उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाए और हमें उसके बारे में डॉक्टर अपनी साइड ऑफ द जो आपके मुतालबे हैं और क्यों आपकी रीजनिंग भी क्या है वो तो आपने बड़ी अच्छी तरह बता दी। बट कमिंग बैक टू दैट, यंग डॉक्टर्स के इश्यूज भी होते रहते हैं, दीगर मसाइल भी हैं, आए रोज़ हड़तालें चलती ही रहती हैं। अगर किसी हुकूमत ने सोच लिया कि आप सख्ती से काम लेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये रोज़ रोज़ की हड़ताल से जाहिर है हुकूमत भी तंग है और ऑब्वियसली मरीज़ भी। देखिए, हमारा काम स्ट्राइक करना नहीं है। जहाँ तक हमारी बात सुनी जाती है, जहाँ तक स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, आप देखिए प्रीवियस 5 सालों में इतनी ज़्यादा हड़ताली, इतनी इमेंस किस्म की हड़ताली नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिया। तो अगर इस तरह की कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तो हड़ताली नहीं होगी। जहाँ तक यंग डॉक्टर्स का ताल्लुक है, डॉक्टर्स एक वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। जितनी ज़्यादा लोग होते हैं उनमें फिर लीडर्स भी होते हैं, उनमें फिर क्वालिटीज़ भी होती है। तो डॉक्टर्स में काफ़ी इस तरह के लोग हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। जहाँ जब तक आप उनको दबाते रहेंगे, अपने लिए मसाइल क्रिएट होती रहेंगी, अस्पतालें बंद होती रहेंगी, हेल्थ मिनिस्टर के साथ झगड़े होंगे, इस तरह केओस क्रिएट होगा। तो मेरे ख्याल में यंग डॉक्टर्स को और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको दबाने से मसले हल नहीं होते। आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, एज ए स्टेक होल्डर उनको लेंगे, तो इंशाल्लाह हड़ताली नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आलमगीर खान। होपफुली ये मसला हल हो जाए और मरीजों का जो अजियत का सिलसिला है वो भी इसके साथ बंद हो जाए। अच्छा जी, ज़िला लाड़काना में HIV वबा की तरह फैल रहा है। यहाँ के मुंतखब MNA बिलावल भुट्टो जरदारी चुप हैं। करता धरताओं की ये खामोशी कोई हल तो नहीं है। रेतुडेरो में 13,876 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई। HIV से मुतासरा मजीद 29 केसेस सामने आए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर ज़िला लाड़काना में HIV से मुतासरा अफराद की तादाद 507 जा पहुँची है। 410 बच्चे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचो हो बिलावल की फुप्पी हैं और उनका कहना है कि यहाँ कोई आके क्या कर लेगा। इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करके दिखाएंगे। मुझे बिल्कुल ये बीबी का शहर है, ये बिलावल भुट्टो साहब का शहर है, मुझे इससे बिल्कुल हमदर्दी है। मैं चाहूँगी कि इसमें बेहतर जो है अस्पतालें हों, इसमें बेहतर इलाज की के मौके हों लोगों के लिए, और मैं करने जा रही हूँ इसे। और लाड़काना से मुंतखब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लेकर कराची में इजलास करने की खबरें तो आईं, मगर वो खुद अब तक अपने हलके में नज़र नहीं आए। तो लिहाजा आप समझें कि ये एक हमारी तरफ से भी प्ली है कि प्लीज़ जाके देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। अभी इसी पे बात कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया धामरा साहब। बताइएगा कि लाड़काना में ये मूजी मर्ज फैल रहा है, HIV फैल रहा है, इसके सामने आने के मुताद्दिद केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं। वहाँ के MNA मंजर से गायब हैं, चुप साध रखी है। अपने वोटर्स का कोई ख्याल नहीं है इनको। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये एक डिज़ास्टर ही कहें, ये चीज़ सामने बिल्कुल आई है। और दूसरी बात, वहाँ पर हमने पूरी पार्टी और पूरी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है। और वहाँ के, जहाँ तक आपने MNA का कहा, जी वहाँ के MNA चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और उन्होंने मीटिंग्स की हैं, चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन है और वहाँ पर जो भी मशीनरी सरकारी काम कर रही है उनसे वो इन टच हैं। और ज़ाहिर है उनको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, मगर कराची में उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग्स की है और पूरे इस डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए पूरी मशीनरी काम कर रही है। और मैं तो पूरी कौम से ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में जिस तरह की ये डिजीज़ आती हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे ये जो नई एक चीज़ मंजर पे आई है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए पूरी सूबाई गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, काम करेगी। सरकारी मशीनरी उनसे चेयरमैन साहब बिल्कुल राब्ते में हैं और ये बात बिल्कुल नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट हैं इस। लेकिन ऑन द अगर आप सरफेस देखा जाए कि एक्चुअल सिचुएशन देखी जाए तो लग नहीं रहा कि इसको कोई कंट्रोल करने की कोई कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हम इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन हुई हुई है। HIV फैलने की जो भी वजूहात हों, कहीं ना कहीं सूबाई हुकूमत की नाअहली का अंसर तो है ही। तो क्या यहाँ की वज़ीर सेहत से बिलावल सिर्फ इसलिए कुछ नहीं पूछ सकते क्योंकि वो उनकी फुप्पो है? ये कोई वजह है? पहली बात, मेरे ख्याल में इस तरह की जब अनफॉर्चुनेट सूरत हाल हो तो हमें इज्तनाब किया जाना चाहिए कि मिनिस्टर का ताल्लुक जो है वो क्या है किसी से भी। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ इस तरह की जब डिजीज़ होती हैं तो ये सिंध का मामला नहीं है, ये ओवरऑल पूरे मुल्क में डेंगू का इशू हुआ था
तो हमने उस पर भी सियासत नहीं की थी और उस पर भी बड़ी एक सूबे के अंदर लपेट आ चुकी थी, दूसरे सूबे में चली गई थी और वो सिंध में डिजीज़ नहीं आई थी। इस तरह अगर इस तरह की सूरत हाल सिंध में अगर सामने आई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है, बजाय कि हम इस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। अगर हम करेंगे भी तो ये उसका इलाज नहीं है या ये उन लोगों से हमदर्दी नहीं है जो लोग इससे मुतासर हुए हैं। तो उस पर थारोली हमारी एक सिंध गवर्नमेंट की इस पर चल रही है, एक रिसर्च भी चल रही है, उनका इलाज भी हो रहा है, उनसे कांटेक्ट पे भी हैं और तमाम टीमें ग्राउंड पे मौजूद हैं। जिनको इलाज करना है टेक्निकल स्टाफ को वो ग्राउंड पे मौजूद है। और मैं तो पूरी कौम को दुआ करूँगा कि आप सब दुआ करें कि इस तरह के मूजी मर्ज में जो लोग मरीज़ मुब्तला हैं उनको अल्लाह मियां शफा अता फरमाए। मगर यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की जो नाल है वो कहाँ से शो होती है? इस तरह की डिजीज मैंने कहा कि दूसरों सूबों में भी होती है। तो ये कोई पॉलिटिकल इस पर नहीं है बात, इस पर मेडिकल हवाले से बात करनी चाहिए और उस पर कंट्रोल करने की हम पूरी कोशिश करें। रामना साहब, सिंध में पोलियो के भी ज़ाहिर केसेस सामने आते रहते हैं, ये बात भी ख़तरनाक है। आसमा भुट्टो पोलियो की खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसका हिस्सा रही हैं, तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं है? देखिए, हम सवालों को फोकस कर रहे हैं सूबाई हुकूमत से। बहुत सारे और मामलात हैं जिस पे सूबाई हुकूमत पे बात की जा सकती है, मगर मैंने पहले ही इस बीमारी का नाम ले लिया था। ये सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। और जब भी इस तरह की कोई चलती है, वेव चलती है, तो वो इस तरह की डिजीज़ में पूरा मुल्क लपेट में आता है। और जब हम इसकी इलाज के लिए जब जाते हैं तो आप देखिए कि किसी सूबाई हुकूमतों के अंदर तो लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। तो ये पूरे मुल्क का इशू है, ये सिर्फ एक सूबे का इशू नहीं है। और मैं दुआगो हूँ कि सिंध में भी इस तरह के केसेस ना हों, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK के अंदर भी इस तरह के केसेस ना हों। तो इस बीमारी को लेके सिर्फ एक सूबे से जब हम सवाल करेंगे तो दूसरे सूबों को हम क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें इस तरह की जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम पूरे पाकिस्तान बहसियत पाकिस्तानी में नीड है कि पूरा पाकिस्तान फ्री पोलियो हो और पूरा पाकिस्तान फ्री इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो। अच्छा जी धामरा साहब, ऑब्वियसली हम आपसे बात कर रहे हैं तो सिंध की बात करेंगे, माना कि मुल्क में भी और प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन चूंकि वी आर टॉकिंग टू यू और आपसे ही सवाल कर रहे हैं तो इसी सूबे की बात करेंगे। हालिया गैलप सर्वे में वज़ीर आला सिंध को 4 वज़राए आला में कम तरीन रेटिंग मिली है, तो ऑब्वियसली इसकी भी हम बात करना चाहते हैं आपसे। साफ नज़र आता है कि यहाँ के गवर्नेंस के मसाइल अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं, हेंस द रेटिंग। ऐसे हालात में तरजीह हुकूमत बेहतर बनाना होना चाहिए या वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुहिम? पहले तो मैं मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ आपके प्रोग्राम की तवसत से कि एक मुनाजरा इस तरह हो कि सिर्फ हम बोजार साहब और सैयद मुराद अली शाह साहब के ऊपर एक डिस्कस करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। और मुझे तो हंसी आती है और पूरी कौम हंस रही होगी कि जब बोजदार साहब के जो नंबर हैं वो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से ज़्यादा हो, जबकि उसके ऊपर तो इतने बड़े सवालात हों कि 9 माह के अंदर उनकी तब्दीली की बात उनकी पार्टी में शदोमत से जारी हो। तो उस वज़ीर आला के लिए जिसकी असम्बली ने कोई कानून साजी नहीं की सिवाय एक बिल के, तो सिंध की असम्बली ने जितनी कानून साजी की, सिंध के अंदर जितने प्रोजेक्ट ऑन गोइंग हैं, सिंध सूबे के अंदर जितनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, हमें किसी सर्वे की रिपोर्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बोजार साहब को सोचना चाहिए कि अब जो ATM मशीन जो अब ज़मानत पे बाहर आई है, अल्लाह खैर करे कि कहीं वो ना बर्जुमान हो जाए बोजार पे। शुक्रिया, आज जामरे हमारे साथ मौजूद थे और बिलावल को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा जी, आपको बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में नाअहली की एक और कहानी सामने आ गई है। पौधे लगाने वाले मजदूर 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। ये नाअहली नहीं तो और क्या है? आए हुकूमत बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को अपना शाहकार करार देती है, लेकिन हाल ये है कि इस मंसूबे के लिए सूबे भर में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर दिसंबर 2018 से तनख्वाहों से महरूम हैं। और ये वही मंसूबा है जिस पर नवाज शरीफ भी शदीद तनकीद करते रहे। कहते थे 1 अरब दरख्त लगाएंगे, अरबों दरख्त लगाएंगे हम सूबा सरहद में। अरबों दरख्त तो लगेंगे नहीं, अरबों खा गए, अरबों रुपया खा गए।
सूबाई हुकूमत ने इस मनसूबे के लिए 143 अरब रुपए मुख्तस किए, लेकिन 500 रुपए रोज़ के एवज काम करने वाले मर्द और औरतें 6 महीने से मुंतज़र हैं कि उन्हें भी इसमें कुछ हिस्सा मिले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि मुसलसल 100 इजलासों के बाद अब इम्कान है कि जल्द इन मजदूरों की तनख्वाहों की अदायगी हो जाएगी। क्यों आखिर इतनी देर लगी है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सवाल तो बिल्कुल ज़िया साहब यही बनता है कि रिपोर्ट्स ये हैं कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में पौधे लगाने वालों को 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। क्यों हो रहा है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और हुकूमत ने जो बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो ये आपको पता है कि पिछले टर्नओवर में भी हमने ये प्रोजेक्ट बड़े कामयाबी से ये सूबे ने कंप्लीट किया। और इस दफ़ा भी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पे नीट एंड क्लीन जो प्रोजेक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ। तो ये प्रोजेक्ट जो था सूबे आधी जो रकम थी वो सूबे ने अदा करनी थी और आधी रकम जो थी वो मरकज़ ने अदा करनी थी। और जहाँ तक मुझे मालूमात है कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी हुई है और ये केस फाइनेंस से होके अभी चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस पहुँचा हुआ है। तो ये कुछ वो सरकारी जो मामला थे उसकी वजह से कुछ डिले आए हुए हैं, लेकिन अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से फ़ाइल पहुँच चुकी है। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद इन सब मुलाजमीन को इनकी जो तनख्वाहें हैं वो इंशाल्लाह रिलीज हो। उस मजदूर को उस रेड टेप से उसको तो उसी वक्त मिल जाए, दिहाड़ी के मजदूर हैं, 500-500 रुपए पे तो वो काम कर रहे हैं दिन में। लेकिन अफसोस कितने महीने लग गए। बंगश साहब, इस मनसूबे से मुताल्लिक दीगर कई बातें भी हैं जो ज़ाहिर सामने आई हैं। करप्शन के इल्ज़ामात लगे, सबसे बढ़कर ये जो बताया जा रहा है कि इतने दरख्त लगाए गए हैं, उतने दरख्त इत्तलात के मुताबिक नहीं लगे। हुकूमत ने इस सिलसिले में तहकीकात का वादा भी किया था। कोई पकड़ा गया जिम्मेदार? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? किसी को सज़ा हुई? देखिए, इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि असम्बली फ्लोर पे भी हमने यही जवाब दिया था कि जहाँ भी आपको ज़रूरत है, हमारे डिपार्टमेंट के साथ उनकी कोऑर्डिनेट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और जहाँ भी जो एरिया आप मेंशन करेंगे कि इस एरिया में हमने जाना है और इस एरिया में हमने चेक करना है, दरख्त चेक करने हैं, तो पूरी दुनिया आई, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तारीफ़ की, पाकिस्तान की तारीफ़ की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ़ की। तो अब अगर अपोजिशन की जानिब से कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, तो हमने तो असम्बली फ्लोर पर भी कहा है और अभी दोबारा के कैमरे के तवज्जुह से भी उनको हम यही पैगाम दे रहे हैं कि वो जगह मुंतखब कर लें, बता दें। और इंशाल्लाह हमारी टीम और ये ख़ुद जाएंगे वहाँ पे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम उनको देंगे, वहाँ पे वो ख़ुद चेक कर लें। बाकी जिन लोगों के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी थी, जो हमें पता चला था कि उन लोगों ने उसमें कोई करप्शन करने की, तो उसमें तकरीबन 300 लोगों को हमने सर्विस से हटा दिया है। तो जो भी सामने केसेस आ रहे हैं उसी के मुताबिक हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। ज़ियाउल्लाह साहब, बिलियन ट्री सुनामी ऐसा मंसूबा था जिसकी सब ने भरपूर हिमायत की थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया एंड एवरीबडी, अगर आप बच्चे से ले के बूढ़े तक भी किसी को लो दिमाग में रखो, दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग। अब बहुत सराहाया गया। तो अब इस मंसूबे से मुतालिक ऑब्वियसली जब मनफी खबरें आती हैं तो इमेज तो ख़राब हुआ होगा थोड़ा बहुत। देखें, मनफी बातें तो मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर रहा। ये हमारी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, इनको मेरे ख्याल में अब कोई और चीज़ उनको हाथ नहीं आ रही। तो उन्होंने अब इस बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट है उसको अब लिया हुआ है और उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में इनको चाहिए कि वो अपने मुल्क का इमेज ख़राब ना करें, अपने सूबे का इमेज ख़राब ना करें। जिस प्रोजेक्ट से पूरे दुनिया में आपकी नेकनामी हुई, पूरी दुनिया ने आपको सराहा, और अब घर के लोग ही इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया भी इसके ख़िलाफ़ ही बात करेगी। तो इस तरह मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी अपोजिशन के जितनी भी लोग हैं, अगर इनको कोई मसला है तो वो बता दें। उनको साथ हमने असम्बली फ्लोर पे भी कहा है कि जगह आप बताएं, हमारी टीम आपके साथ होगी, हम सब जाएंगे, आपको बता देंगे कि कहाँ दरख्त लगे हैं और कहाँ दरख्त नहीं लगे। दूसरी मैं आपको बात यहाँ पर बता दूँ कि ये भी देखिए एक नेचुरल एक चीज़ है, पौधे कहीं लग जाते हैं, कहीं पर वो नशोनुमा हो जाते हैं, कहीं पर वो नशोनुमा नहीं होते। तो अब ये मतलब ये कि किसी पार्टी का या हुकूमत का कोई मसला तो नहीं है, ये तो नेचुरल एक चीज़ है। नेचुरल पौधे उग रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं,
तो हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है जिसका बाद पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तो ये तो एक इनिशिएटिव था इमरान खान का कि जिसने लिया और पूरी दुनिया ने इसको सराहा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ज़ियाउल्लाह बंगश। बिलियन ट्री सुनामी पे हम बात कर रहे थे। खुदा हाफ़िज़।